नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्ते। तो बाजार नीचे रहे फिर से। सेंसेक्स 689 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग एट 82,500। निफ्टी 205 पॉइंट नीचे रहा, क्लोजिंग एट 25,149। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, एचयूएल एंड इन्फोसिस। टॉप फाइव गेनर्स: एचयूएल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा एंड इंडसइंड बैंक। टॉप फाइव लूजर्स: टीसीएस, एमएनएम, बजाज ऑटो, विप्रो एंड हीरो मोटोकॉर्प। मार्केट आज फिर से नीचे नजर आए क्योंकि जो अर्निंग्स आ रही हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स, Q1 की अर्निंग्स, वो कुछ खास नहीं आई हैं अब तक। और टैरिफ थ्रेट जो है यूएस से, वो फिर से बढ़ता जा रहा है। कनाडा पे 35% टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है, तो इसके कारण हम मार्केट में थोड़ी नरमाई देख रहे हैं। कमलेश जी, मार्केट के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? ठीक। प्रिया जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। हमने पिछले 6 महीने से, मैं ये कहूँगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही हम्म। ये कहना मुझे लगता है ठीक होगा कि हम एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। हम्म। और उनकी जो एक विशेष करके टैरिफ पॉलिसी जो है, हम्म। जिसके कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं उसकी असर दिख रही है और अनिश्चितताएं दिख रही है, तो उसका एक स्वाभाविक असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी दिखने को मिल रहा है। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जो Q1 के रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, वैसे कुछ कॉर्पोरेट्स के नहीं आए। दूसरा, जिस प्रकार से टैरिफ का जहां तक हमारे देश का सवाल है, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 9 जुलाई तक एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन कुछ हम्म। हुआ नहीं अभी तक। जी। तो ऐसी बहुत सारे वजह से हम्म। मार्केट में थोड़ी उदासी कह सकते हैं, कि ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक्टिव बाइंग नहीं हो रही है। हम्म। और दूसरा, मैंने कहा आज वीक का आखिरी दिन है, तो फ्राइडे के दिन साधारणतः मैंने देखा है जो लोग वीकली पोजीशंस भी लेते हैं, तो हम्म। वो अपना पोजीशंस क्लोज करते हैं। वैसे अनेक कारण है, जी। लेकिन ये अनिश्चितता के दौर के बीच से हम गुजर रहे हैं। हम्म। और इस तरह से 200-500 पॉइंट का अप डाउन होना मेरे लिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जी। आप सर टैरिफ के बारे में और बात करते हैं, लेकिन पहले वील लिसन टू द कॉर्पोरेट न्यूज और फिर बात करते हैं आपसे आगे। ओके। GR वाराणसी कोलकाता हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, जो कि GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को 6 लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी रांची कोलकाता हाईवे के निर्माण के लिए कार्यादेश प्राप्त हुआ है। यह परियोजना 33.5 किलोमीटर लंबी होगी और बिहार राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर क्रियान्वित की जाएगी। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड की ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग इकाई ने फैसल इस्लामिक बैंक ऑफ इजिप्ट में ENACH.AI डिजिटल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म DEP को सफलतापूर्वक लागू करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म AI, माइक्रो सर्विसेज और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो बैंकिंग अनुभव को पूरी तरह डिजिटल और ग्राहक केंद्रित बनाता है। 3 ट्रूवेयर नाइट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ओरियन पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वन के साथ वेस्पा समझौता किया है। इसके तहत 50 मेगावाट बटा 100 मेगावाट घंटे की स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना की जाएगी। यह परियोजना हीरापुरा जयपुर सबस्टेशन पर बिल्ड ओन ऑपरेट हो मॉडल के तहत क्रियान्वित होगी, जिसकी अनुमानित लागत 188 रुपए 61 पैसे करोड़ है। 5 सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को BPCL से 2 लाख यूनिट 10 किलोग्राम के कंपोजिट LPG सिलेंडर की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर लगभग 54 रुपए करोड़ का है और 6 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। 7 भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए 53 लाख रुपए करोड़ के कॉरपोरेट क्रेडिट मार्केट तक पहुंच बढ़ा दी है। गिफ्ट सिटी के जरिए HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय बैंक अब कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर टोटल रिटर्न स्वैप्स की पेशकश कर सकते हैं। तो
इससे विदेशी निवेशकों को भारत के कॉरपोरेट डेट में निवेश करने का नया रास्ता मिला है। शापूरजी पल्लूजी ग्रुप ने इस साल 28,000 रुपए करोड़ $3.4 बिलियन का प्राइवेट क्रेडिट डील हासिल किया, देश की अब तक की सबसे बड़ी डील। जेन स्ट्रीट इंडिया पर SEBI ने 4,843 रुपए करोड़ के कथित मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप लगाए हैं। कंपनी पर बैंक निफ्टी में इंडेक्स मैनिपुलेशन और ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन से लाभ कमाने का आरोप है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने स्पाइन सर्जरी कॉन्फ्रेंस में कहा, रीढ़ की हड्डी सिर्फ मेडिकल चमत्कार नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट आत्मविश्वास की भी जरूरत है। मार्चिंग शीट की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे इंक्लूसिव कंपनियां 50% अधिक मुनाफा कमा रही हैं। हालांकि शीर्ष पदों पर महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज। सर, टैरिफ हम काफी समय से टैरिफ देख रहे हैं कि टैरिफ थ्रेट है और टैरिफ के बारे में चर्चा हो रही है। इस पे मार्केट में भी काफी उथल पुथल हो रहा है। तो ये बताइए सर कि यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ है उसका एस्केलेशन कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, और दोनों के बीच में टैरिफ पे क्या तय हो रहा है? प्रिया जी, आज मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व के व्यापार में टैरिफ एक सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। हम्म। जैसे आपने बताया, यूएस और चाइना के बीच में हम्म। और यूएस और यूके के बीच में भी ट्रेड डील हो चुका है। हम्म। और चाइना के साथ जिस तरह से उनका एस्केलेशन हुआ था, हम्म। और एक स्टेज पर कुछ चाइना पे 245% तक का टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगाया था। हम्म। लेकिन जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी जिसे हम कहते हैं, हम्म। वो बिल्कुल अलग सी है। और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स को भी ये समझा हम्म। कि चाइना के साथ जो ये ट्रेड वॉर हो रहा है, उसमें बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका बेस रॉ मटेरियल चाइना से आता है। स्पेशली कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज है, कुछ बेस केमिकल्स वगैरह भी जो है वो चाइना से आते हैं। तो उसकी एक इम्पैक्ट यूएस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पड़ सकती है। और मुझे लगता है कि इसलिए जहां अमेरिका का अपना इंटरेस्ट देखा गया, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगा कि चाइना के साथ के डील में अगर इस प्रकार से टैरिफ के ऊपर ज्यादा कुछ हमने खींचतान की तो हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स को भी लॉस हो सकता है। इसलिए हम्म। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जी। उन्होंने एक यूएस इंटरेस्ट में ये डील किया हुआ है। हम्म। और चाइनीज प्रोडक्टों के साथ 10% टैरिफ के ऊपर कुछ डील हुआ है। हम्म। और लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रम्प का पिछले 6 महीने में रवैया रहा है, हम्म। विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द, मैं कहूँगा, प्रीवियस यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंटों के साथ, तो हम्म। ये पॉलिसी के ऊपर ये कहना कि ये कंसिस्टेंसी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हम एवरी दिन, एवरी ड्यू डे देखते हैं कोई नया स्टेटमेंट आ जाता है, कोई हम्म। नई बात उनके यहाँ से आ जाती है, व्हाइट हाउस से। तो हम्म। पता नहीं ये भी उन लोग का समझौता कितने तक रहेगा। हम्म। लेकिन एक है कि जो कुछ चाइना के साथ था वो खुद बाय एंड लार्ज सेट आउट किया हुआ है। हम्म। और प्रिया जी, आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि कुछ 12-14 कंट्री के साथ उन्होंने उन्होंने लेटर इश्यू कर दिए हैं। हम्म। और टैरिफ रेट कुछ फिक्स भी किया है। हम्म। एक एग्जाम्पल के लिए हम कुछ 4-5 कंट्री का यहाँ बात करेंगे तो हम्म। एक पिक्चर मिलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द यूनाइटेड स्टेट्स हम्म। एंड द प्रेसिडेंट ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रहा है। हम्म। देखिए, जहां तक श्रीलंका का सवाल है, तो श्रीलंका का जो टैरिफ 44% था, उससे 30% के ऊपर आया हुआ है। हम्म। इराक का जो टैरिफ रेट था 39%, उसको 30% पे आया हुआ है। हम्म। फिलीपींस का 17% था, तो बढ़ा के 20% किया है। हम्म। सबसे शॉकिंग और चौंकाने वाला जो था वो ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ रेट आ गया है। जी। म्यांमार 44% से 40% पे आया है। हम्म। बांग्लादेश 37 से 35% पे आया। इंडोनेशिया पे सेम रहा है 32%। हम्म। साउथ अफ्रीका के ऊपर सेम है 30%। और जापान का 24 से 25% हुआ है। और हम्म। दूसरा एक इम्पोर्टेंट उसका नेबरिंग कंट्री कनाडा, उसके ऊपर 35% है। हम्म। ये सारे टैरिफ रेट देख के मैं ये कह सकता हूँ कि
मोटे तौर पे दुनिया के कई देशों के साथ उनके जो टैरिफ रेट होंगे वो बिटवीन 20 and 30% है, बिटवीन 20-30%। अब जहां तक भारत का सवाल है, ये जो 9 जुलाई तक की डेडलाइन के एग्रीमेंट की डेट थी, उसमें ये कहा था कि 90 डेज के लिए 10% रेट विल बी अप्लाइड टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। इसमें हम भारत भी है, तो हमारे साथ आज तो कुछ 10% के ऊपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल तक, यानी मैं ये कहूँगा 10 जुलाई तक भी कुछ निगोशिएशन सक्सेसफुल हुए नहीं है। हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक इंटरिम डील साइन हो जाएगा, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, कुछ आइटम जिसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वो भी हुआ नहीं है। और मैंने आज ये भी एक सुना है कि यूएस में जो अपनी टीम थी वो वापस आई है, और मुझे लगता है कि वापस कुछ थोड़ा डिटेल्ड मैं कहूँगा स्टडी करके नेक्स्ट वीक ऐसा सुनने में आया है कि वॉशिंगटन डीसी जाएंगे और सेकेंड राउंड ऑफ निगोशिएशंस चालू होगा। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि ये सेकेंड राउंड में कुछ ना कुछ वर्कआउट होना चाहिए, और 22 सितंबर तक तो नए टैरिफ रेट और एग्रीमेंट इंडिया के साथ आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिया जी, सर क्या एक्सपेक्टेशंस है सर डिस्कशन से? प्रिया जी देखिए, अभी भी जो डेडलॉक है ना नेगोशिएशंस के ऊपर, वो उसमें मेन जो है वो यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए ऊपर है, उनके डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर है। अब उनके वो प्रोडक्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी इज नॉट वेरी सूटेबल। और भारत एक खेती प्रधान देश, एग्रीकल्चर कंट्री है, और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत में अगर समझो ये इंपोर्ट की छूट होती है, यूएस के प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं, एग्रीकल्चरल सीड्स वगैरह उनके यहाँ आते हैं, तो भारतीय छोटे छोटे किसानों को, जो मैं कहूँगा लाखों लाखों की संख्या में है, उनके ऊपर बहुत इम्पेक्ट होगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार का भी स्टैंड भूमिका है ना, बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके ऊपर कोई ज्यादा निगोशिएशन होगा नहीं। मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा इशू है, जो मुझे लगता है कि उसको काफी पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी अच्छी तरह से प्रेजेंट करके कुछ वर्कआउट ढूंढना होगा। और बाकी प्रोडक्टों के ऊपर भी जो है, अभी पहले 26% की बात की थी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 10-15% के बीच में ही टैरिफ होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तक जो माहौल बना है उससे मैं कह सकता हूँ। और सर कौन से सेक्टर्स पे टैरिफ लागू हो सकता है? टारगेटेड सेक्टर्स कौन से हैं? देखिए, इंडिया से मैंने कहा था ना, एक तो लेदर इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जेम्स एंड ज्वेलरी से, डायमंड है स्पेशली। तो वैसे जो 2-3 सेक्टर है वो तो मेन है ही कि जो टैरिफ से इम्पैक्ट हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर से भी कुछ इम्पैक्ट हो सकती है। और दूसरा मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स के, अभी अगर आपने देखा हो तो हमारे ये टैरिफ के साथ साथ इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर भी कोई ज्यादा बड़े नॉर्म्स आए और ये इसके इम्पैक्ट करे, तो निगोशिएशंस के ऊपर, इसके ऊपर भी कुछ ध्यान देना होगा। अब अगर आप देखें तो मैंने सुना है कि कुछ स्टूडेंट वीजा की कुछ एंट्री फीस थी 180 के $90, वो बढ़ा के कुछ $470 की है। तो उस प्रकार से कुछ चीजें है ना, एजुकेशन भी शायद और वहाँ एक्सपेंसिव हो सके। ऐसे भारत के साथ दो महत्व के मुद्दे हैं, एक ऑफकोर्स टैरिफ के है, और दूसरे जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर है। तो मैं सोचता हूँ कि सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस इन डेप्थ, इन डिटेल्स होगा, और कुछ अच्छा वर्कआउट होना चाहिए। सर टैरिफ जो है एक्चुअली दोज आर टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, तो इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या और इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर? प्रिया जी देखिए, जनरली जैसा मैंने कहा था कि टैरिफ लगाना, उसका एक एक उद्देश्य, एक वन पर्पस ये होता है कि अपने देश के लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना। इसलिए बहुत सारी कंट्री जो अपने देश में प्रोडक्ट बनते हैं, अपने देश में जो उनकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और बाहर से विदेशी प्रोडक्ट यहाँ आते हैं, और उसके ऊपर टैरिफ ना हो, ड्यूटी ना हो, तो वो प्रोडक्ट लोकल डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस से सस्ते होते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट को इम्पैक्ट होती है। तो जब हम टैरिफ कोई भी कंट्री लगाता है ना, तो एक तो अपने डोमेस्टिक कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है।
अब ये एक कारण हुआ। दूसरा ये होता है कि टैरिफ की वजह से अगर हम किसी कंट्री के साथ, अगर हमारा ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल सुटेबल नहीं है और कोई कंट्री के ऊपर हम टैरिफ ज्यादा लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा कि उस इंडस्ट्रीज के लिए, वो कंट्री की, उनका रॉ मटेरियल्स महंगा होगा। रॉ मटेरियल्स महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो अप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली लीड टू अ प्राइस राइज, एंड प्राइस राइज विल लीड टू अ इन्फ्लेशन। तो उस देश के इन्फ्लेशन के ऊपर भी उसकी इम्पैक्ट होती है। इन्फ्लेशन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर उसका प्रेशर होगा। तो टैरिफ जो होता है बेसिकली उसको दो तीन चीजों को ध्यान में रख के हर कंट्री की सरकारें टैरिफ लगाती है। और इस बार जो अमेरिका में हो रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रही है, या यूनाइटेड स्टेट्स ये सोच रहा है कि बहुत सारी कंट्री के साथ टैरिफ में काफी इनइक्वालिटीज है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्टों के ऊपर वो कंट्री अपने देश में बहुत हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, और जबकि उनके ही प्रोडक्ट जब यूएस को एक्सपोर्ट होते हैं तो यूनाइटेड के एक्सपोर्ट रेट 6%, 5% के आसपास होते हैं। और यूएस इकोनॉमी के भी अपने कुछ चैलेंजेस है। तो कहीं ना कहीं वो लोग ये एक कोशिश में लगे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके सारे साथ एक इक्वल लेवल के, रेसिप्रोकल लेवल्स के ऊपर इक्वल लेवल के रेट का स्ट्रक्चर बने। और दूसरा कि यूनाइटेड स्टेट्स ये भी देख रहा है कि बाय वे ऑफ पुटिंग द मोर टैरिफ, दे कैन, ट्रेजरी कैन हैव मोर रेवेन्यू। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसी कंट्री है कि जिनका विश्व की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है, बड़ा रोल है। ग्लोबल मार्केट में जीडीपी उनकी बड़ी है, उनका ग्लोबल ट्रेड में लार्जर शेयर है। तो उस कंट्री को मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ एक कंट्री के तरह से ही न सोचते हुए पूरे विश्व की व्यवस्था का एक आधार स्तंभ है, उस तरीके से उनको सोचकर कुछ नीतियां बनानी चाहिए जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक सपोर्ट मिले। जी। अब सेठी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे टैरिफ के बारे में? नहीं, टैरिफ के बारे में सब बताया है कमलेश जी ने। जी। अभी ब्रिक मीटिंग के बारे में कुछ बताइए। जी सर, ब्रिक्स मीटिंग के बारे में बताइए। जी प्रिया जी, हाँ, ब्रिक्स के ऊपर हम आते हैं ना, लेकिन मुझे लगा आज अपने चैनल के ऊपर कुछ जो सब्जेक्ट हमने चुना नहीं है, लेकिन एक मैंने अभी चैनल से और बिजनेस मीडिया से मैंने देखा तो मुझे वो न्यूज़ इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं शेयर कर रहा हूँ जी। कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में इक्विटी कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है, निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। और जिनको हम कुछ कुछ हद तक पिछड़ा हुआ राज्य कहते हैं, वैसे बिहार जैसे स्टेट के अंदर भी बड़ी मात्रा के अंदर निवेशक आए हैं। वो फिगर 50 लाख के ऊपर क्रॉस हो चुका है। जी। तो नॉर्थ इंडिया में बिहार कहिए, राजस्थान कहिए, मध्य प्रदेश कहिए, तो वो राज्यों में भी बड़ी मात्रा में लोग निवेश करने लगे हैं। और बिहार ने तो मैंने सुना हरियाणा, दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो एक प्रकार से मैं ये कहूंगा ये एक अच्छे संकेत है कि अपने देश भारत इक्विटी के लिए एक बड़ी बड़ी बाजार बन रही है। इट्स अ गुड न्यूज जी। फॉर इंडिया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ सेठी सर, जी। ब्रिक्स के ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए 2009 में साउथ साइड के कंट्रीज का एक ग्रुप होना जरूरी हो लगा लोगों को। तो कुछ 3-4 देश इकट्ठे हुए जिससे BRIC कहते हैं। यानी B स्टैंड फॉर ब्राजील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, एंड C स्टैंड फॉर चाइना। तो विश्व के ये 4 देश जो है उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया। और वो जो ग्रुप बना उनके G7 की लाइन के ऊपर विश्व में अनेक देश वैसे एक ग्रुप बना जिनका मुख्य पर्पस यही था कि इन देशों के बीच में व्यापार बढ़े, मल्टीलेटरल ट्रेड बने, दोनों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस के साथ साथ पॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रेंथन हो, कल्चरल रिलेशनशिप बने, एक दूसरे के लोगों के बीच में संवाद बढ़े। यानी मैं ये कहूंगा कि टूरिज्म को प्रमोट हो, कल्चरली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो। तो ये व्यापक रूप से इन कंट्रियों के साथ एक रिश्ता बने, उस बेसिस के ऊपर ब्रिक की स्थापना हुई। और बाद में 1 साल के बाद साउथ अफ्रीका भी उसमें ज्वाइन हो गया। तो दैट हैज बिकम द ब्रिक्स, BRICS। अब ये 5 कंट्री के ग्रुप के बाद उन्होंने हर जब समिट हुआ रिसेंटली जब हमने देखा
7 जुलाई को ब्राजील में ये आई थिंक 16th या 17th समिट था ब्रिक्स का। तो ये समिट में भी बहुत सारे इश्यूज एजेंडा थे, इश्यूज के ऊपर उन्होंने एक सहमति जताई हेड्स ऑफ स्टेट्स ने जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे। और दुनिया के कई अनेक देश है उसके जो मेंबर बने हैं। अब रिसेंटली इंडोनेशिया ही उसका मेंबर बना हुआ है। उसके साथ साथ मैं कहूँगा जो नए मेंबर बने हुए थे, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो ये सारी कंट्री ये ग्रुप के मेंबर बने हैं। और विश्व में मैं ये कह सकता हूँ विश्व की 45% आबादी ये ग्रुप के कंट्रीज के अंदर है। और दुनिया के जीडीपी का करीबन 35% ऑफ जीडीपी इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द ब्रिक्स कंट्री। तो ब्रिक्स कंट्री का ये अपना एक महत्व है। और उस प्रकार से विश्व के सदर्न पार्ट के कंट्रीज भी ग्रो करे, डेवलप करे, उस दिशा में ये एक उन लोग का सामूहिक प्रयास है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी सर, एनी मोर क्वेश्चंस सेठी सर? नहीं। जी कमलेश जी, आप मार्केट के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे कि व्हेन डू यू सी द मार्केट टचिंग ऑल टाइम हाई अगेन? क्या इस साल कोई पॉसिबिलिटी है? प्रिया जी, मार्केट के ऊपर मैं यही कहूंगा कि जब तक एक थोड़ी स्थिरता ना आए ना, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो टैरिफ का दुनिया के साथ चल रहा है वो जब तक सेटल नहीं होता है, विश्व के व्यापार के ऊपर आज भी इम्पैक्ट है कुछ कंट्रीज के वॉर की। जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे चार्ज लेने के बाद इमीडिएटली वॉर खत्म होगा। रसिया के साथ निगोशिएशन किए, रसिया के साथ सेटलमेंट हुआ नहीं। यूक्रेन को उन्होंने कुछ अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया था, यूक्रेन के ऊपर प्रेशर था। लेकिन अब स्थिति वापस ये बनी है कि रसिया कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो यूनाइटेड स्टेट्स फिर यूक्रेन को मदद कर रही है। तो विश्व में ये जो यूक्रेन और रसिया का वॉर है, इस तरफ हमने ईरान और अब तो यमन की हुती के साथ इजराइल का चल रहा है। ये सारी चीजों में थोड़ी सी एक शांति स्थापित नहीं होती है ना, तब तक तो मार्केट को गति मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और मार्केट इस रेंज में चलेगा। लेकिन जहां तक भारतीय शेयर बाजारों का सवाल है, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे कॉर्पोरेट जो है ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी, उसकी इम्पैक्ट उसके ऊपर मिनिमम है। तो भारतीय शेयर बाजार वो अच्छा ही करेंगे। शायद इस साल हमको जो रिटर्न नॉर्मली दिखने मिलते हैं 15%, 18% वो ना मिले, और शायद रिटर्न 8%, 10% के आसपास देखने को मिले। तो भी ऐसे एक प्रभावी लिक्विड सिचुएशंस के अंदर भी हम ग्रो करेंगे 8-10% से, कि हमारा जीडीपी 6.2-6.3% से ग्रो करता है, तो वो एक अच्छा साइन होगा। तो मार्केट के लिए मैं कहूंगा कि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। मार्केट में जब जब करेक्ट, जैसे आज का हमने छोटा मोटा करेक्शन देखा, अच्छा करेक्शन आता है तो अच्छे स्टॉक को अच्छे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पिकअप करना चाहिए। लेकिन पुनः एक बार मैं कहूंगा, जैसे मैं हर डिबेट में कहता हूँ, कृपया आप अपने फैमिली के जो फाइनेंशियल प्लानर है, एडवाइजर है, उनके सलाह लीजिए और फिर निवेश कीजिए। और हमेशा अपने निवेश को एटलीस्ट मध्यम से लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेशंस या फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है, मैं सोचता हूँ वो छोटे इन्वेस्टरों के लिए नहीं है। प्रिया जी, ये मार्केट के ऊपर तो मैंने कहा, लेकिन मुझे एक और चीज ये बतानी थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक और स्टेटमेंट था, जैसे हमने मीडिया में देखा, कॉपर के ऊपर 50% टैरिफ मार दी है, और फार्मा के ऊपर तो उन्होंने चेतावनी दी ही है कि वो 200% तक ये टैरिफ लगा देंगे। हालांकि इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज अभी तक तो उसके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं है, और उनको भी लगता है कि शायद ये एक वक्तव्य है, एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन स्टेटमेंट के कितने मायने होंगे वो पता नहीं है। यानी लोग इसे बहुत एक जैसा कहते हैं कि एक चिंता का वातावरण खड़ा नहीं हुआ ये स्टेटमेंट से। और दूसरा, उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है कि ब्रिक्स कंट्री अगर यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसीज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स के अगेंस्ट डी डॉलराइजेशन की दिशा में जा रहे हैं, कोई दूसरी करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स विल पुट 10% एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन द ब्रिक्स कंट्री। तो ऐसे जो सारे वक्तव्य है ना, तो उससे लगता है कि कुछ अनसर्टेनिटी मार्केट में और बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारत सहित दुनिया के कई देशों के साथ जो छोटे मोटे इश्यू अभी है ना, वो शायद एक 1.5 महीने के अंदर सॉर्ट आउट होना चाहिए। और एक बार यह स्थिरता आएगी ना, तो मैं सोचता हूँ कि मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। निवेशकों को
अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक लंबे समय तक अगर वो बैठेंगे ना, तो मैं सोचता हूँ उनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दैट इज व्हाट आई कैन से टू द इन्वेस्टर। जी, हम भी यही कहते हैं हमेशा कि इन्वेस्ट जरूर कीजिए, लेकिन एक्सपर्ट जी, एडवाइस लेकर और पूरी तरह जांच करके। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सेठी सर। थैंक यू सर।